बहुत पुराने समय की बात है। किशनपुर गांव में एक जाट रहता था जिसका नाम मुरलीनाथ था। वो अपनी एक बूढ़ी काकी के साथ रहता था। मुरली का नाम वैसे तो मुरलीनाथ था, पर उसकी काकी उसे प्यार से मुरली बुलाती थी, इसलिए उसका नाम मुरली ही पड़ गया। जब मुरली 5 साल का था, उसके माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया। गांव वालों ने कई दिनों तक रिश्तेदारों का इंतजार किया, पर कोई रिश्तेदार मुरली को लेने नहीं आया। पड़ोस में रहने वाली काकी को मुरली पर बड़ी दया आई। काकी की भी कोई संतान नहीं थी और जवानी में ही उनके पति का देहांत हो गया था। काकी ने मुरली को अपने पास रख लिया और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगी। मुरली के पिता की थोड़ी बहुत जमीन थी, सो जब तक काकी के हाथ पैर चलते रहे, उन्होंने खेतों में काम करके मुरली का पालन पोषण किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव में काकी के घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था, सो काकी ने अब नया घर बनाने का सोचा। पैसों की समस्या आई तो उन्होंने एक खेत जमींदार को बेचने का फैसला किया। जमींदार की नजर काफी दिनों से काकी और मुरलीनाथ के खेतों पर थी। एक दिन किसी ने काकी को सलाह दी, काकी, तुम जमींदार से थोड़ा कर्ज लेकर अपनी झोपड़ी क्यों नहीं बनवा लेती? काकी को भी ये बात पसंद आ गई। वैसे भी मुरली और काकी का उस झोपड़ी में रहना मुश्किल हो रहा था, सो वो जमींदार के पास कर्ज लेने पहुंची। जमींदार तो इस दिन का इंतजार ही कर रहा था। उसने काकी से कहा, कर्ज तो मैं दे दूंगा, पर तुम्हें कुछ मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। काकी के पास और कुछ नहीं था, बस थोड़े खेत खलिहान ही थे, सो काकी ने एक खेत गिरवी रख दिया। जमींदार बड़ा चालाक इंसान था। उसने काकी की जमीन हड़पने का अच्छा मौका देखा। उसने काकी से कागज पर अंगूठा लगवा लिया। काकी को क्या पता था कि वो तो एक खेत गिरवी रखने आई है, पर जमींदार ने उसके सारे खेतों को गिरवी रखवा लिया। जैसे ही वो अपने घर पहुंची, जमींदार उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और बोला, काकी, आज से खेत की तरफ मत चले जाना। सारे खेत अब मेरे हो गए। ये लो अपनी रकम और अपना घर बनवा लो। काकी ने जब जमींदार के ये शब्द सुने तो उन पर जैसे बिजली गिर गई हो। उन्होंने जमींदार से कहा, पर जमींदार साहब, मैंने तो एक खेत ही गिरवी रखा है, आपने तो मेरे सारे खेत कब्जा लिए। तो जमींदार ने कहा, अगर तुझमें हिम्मत है तो छुड़ा ले अपने खेत। काकी रोते बिलखते अपने घर आ गई। मुरली अभी छोटा बच्चा ही था। काकी के सामने उसे पालने की समस्या मुंह पर खड़ी थी। काकी ने सबसे पहले हिम्मत जुटाकर अपनी टूटी झोपड़ी की जगह नई झोपड़ी बनवाई। फिर थोड़े बहुत बचे पैसों से उसने एक भैंस खरीदी और मुरली को उसका दूध पिलाकर पालने लगी। खेती का तो कोई सहारा नहीं था, सो घर में अनाज आना मुश्किल हो गया। मुरली अब 17 साल का हो चुका था। वो अपनी काकी को दिन भर काम करते और अपनी जान खपाते देखता। एक दिन मुरली ने काकी से कहा, काकी, अब तुम दूसरों के घरों में चूल्हा चौका नहीं करोगी। अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब मैं कमाऊंगा और तुम बैठकर खाना। काकी ने जब मुरली के ये शब्द सुने तो उन्हें लगा जैसे उनकी तपस्या सफल हो गई हो। अब मुरली दूसरे किसानों के खेतों में हल चलाता, जी तोड़ मेहनत करता और शाम को घर लौट आता। इधर काकी शाम को मुरली के घर आते ही उसको कभी खीर तो कभी दलिया बनाकर खिलाती थी। अनाज का तो कोई साधन नहीं था, बस एक भैंस थी जिसे वो जंगल में चरा कर ले आती और शाम को दूध की खीर या दलिया बनाकर मुरली को खिला देती और वही खुद भी खा लेती। इस तरह से दोनों के दिन अब अच्छे कट रहे थे। मुरली घर लौटते समय थोड़ी सी जलाने के लिए लकड़ियां भी लेकर आता था। एक दिन मुरली ने सोचा, क्यों न मैं थोड़ी लकड़ियां और ज्यादा लेकर जाया करूं। थोड़ी घर में जलाने के लिए हो जाएंगी और थोड़ी सी लकड़ियां मैं बाजार में बेचकर आ जाऊंगा, सो आय का एक और साधन हो जाएगा। उस दिन के बाद मुरली जब किसानों के खेत में काम करके शाम को घर को लौटता तो कुछ ज्यादा ही लकड़ियां काट कर ले आता। कुछ जलाने के लिए काकी को देता और कुछ बाजार में बेच आता। इस तरह से उनके दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन
मुरली जाट बाजार में लकड़ियां बेचने गया, पर उसे कोई खरीदार नहीं मिला। शाम का अंधेरा अब गहराने लगा था, सो मुरली ने अब घर की तरफ चलने की सोची। तभी कोई उसे खरीदार मिला तो मुरली ने सारी लकड़ियां उसे बेच दी और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, सो मुरली ने वही रास्ता लेने की सोची, क्योंकि जंगल का रास्ता थोड़ा छोटा था और मुरली जल्दी घर पहुंच सकता था। इसलिए मुरली ने वही रास्ता चुना। तेज कदमों से चलते चलते मुरली सोचते हुए जा रहा था कि आज तो बड़ी देर हो गई, काकी बैठी इंतजार कर रही होगी। काकी ने खाना भी नहीं खाया होगा, क्योंकि जब तक मैं न खाऊं काकी खाना ही नहीं खाती। मैंने न जाने कितनी बार समझा लिया, पर काकी है कि मानती नहीं है। तभी उसके कानों में किसी लड़की के सिसकने की आवाज आई। मुरली ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। मुरली थोड़ा आगे बढ़ा और पूछा, कौन हो तुम? मुरली की आवाज सुनकर एक लड़की जो पेड़ के नीचे बैठी थी सकुचाने लगी और डर के मारे पेड़ के पीछे छुप गई। मुरली ने उससे कहा, डरो नहीं, सामने आओ और बताओ, तुम इतनी रात में इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं? ये सुनकर लड़की और भी डर गई और जोर जोर से रोने लगी। मुरली को उस पर दया आ गई। मुरली ने उसे कहा, डरो मत, मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। लड़की ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मेरा कोई घर नहीं है। कुछ समय पहले मेरी मां का देहांत हो गया था, तो पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां ने मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। यह सुनकर मुरली बोला, तो तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं कहा? मेरे पिता भी अब सौतेली मां के ही होकर रह गए हैं। वो कोई प्रतिकार नहीं करते, चाहे मेरी मां मारते मारते मेरी चमड़ी क्यों न निकाल दे। मुरली को उस लड़की पर बड़ी दया आई। मुरली को घर पहुंचने की भी जल्दी थी, सो उसने सोचा, अब मैं इस लड़की का क्या करूं? मुझे घर चलना चाहिए। पर 4 कदम जैसे ही उसने घर की तरफ बढ़ाए, उसके मन ने उसे धिक्कारा कि इस तरह से किसी लड़की को अकेले कैसे छोड़कर जा सकता है। वो वापस आया और उस लड़की से बोला, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। मेरे घर में मेरी बूढ़ी काकी और मेरे अलावा कोई नहीं रहता, और वैसे भी इस जंगल में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लड़की ने मुरली की तरफ नजर उठाकर देखा। उसे मुरली एक भला इंसान नजर आ रहा था, सो सकुचाते हुए वो मुरली के साथ उसके घर की तरफ चल दी। मुरली जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने काकी को आवाज लगाई, ओ काकी, दरवाजा खोलो। तो काकी आई, दरवाजा खोला और मुरली से बोली, आज तो बड़ी देर कर दी बेटा, मैं कब से तेरी राह देख रही हूं। काकी ने दरवाजा खोलते हुए मुरली से कहा, तो मुरली बोला, हाँ काकी, आज लकड़ी जरा देर से बिकी। मुरली जैसे ही अंदर आया, काकी ने मुरली के साथ एक जवान लड़की को देखा और मुरली से बोली, ये कौन है मुरली, किसको उठा लाया है रे? तो मुरली ने बताया, मां बेचारी हालात की मारी है, जंगल में बैठी रो रही थी। इसकी सौतेली मां ने इसे घर से निकाल दिया था। मुझे इस पर दया आ गई। बताओ, जवान लड़की को ऐसे जंगल में नहीं छोड़ सकता था ना, सो अपने साथ ले आया। काकी ने एक नजर लड़की पर डाली और मुरली से बोली, सही किया बेटा तूने जो इसे घर ले आया। जंगल में कोई जंगली जानवर इसे नुकसान पहुंचा सकता था। बेटी, तू जब तक चाहे हमारे साथ रह सकती है। अब लड़की मुरली के घर में रहने लगी। उसके आने से घर में जैसे चहल पहल हो गई थी। सूना घर अब खुशियों से भर गया था। काकी को तो अब बड़ा ही अच्छा लगता था, क्योंकि काकी सारे दिन अकेले ही घर में खटती रहती थी। अब वो लड़की, जिसका नाम सुना था, काकी को किसी काम को हाथ न लगाने देती। टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी को भी गोबर मिट्टी से लीप कर उसने बड़ा सुंदर बना दिया था। काकी को उसके आने से बड़ा आराम हो गया था। दोनों मां बेटी की तरह मिलकर रहती थी। ये देखकर मुरली भी बड़ा खुश रहता था। अब घर में एक सदस्य और बढ़ गया था। थोड़ी सी खर्च चलाने में मुश्किल हो रही थी, पर फिर भी तीनों बड़े खुश थे। मुरली जब थकाहारा शाम को घर लौटता तो सुना उसका इंतजार करते पाती।
और उसके हाथ धुलाकर उसे अपने हाथों से गरम गरम खाना परोसती। दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर एक दूसरे से कहने की हिम्मत दोनों में ही नहीं थी। ये बात काकी से भी छिपी न रह सकी और एक दिन काकी ने दोनों को अपने पास बुलाकर कहा, मुरली, सुना, मैं चाहती हूं कि तुम दोनों शादी कर लो। ये बात सुनकर दोनों शर्मा गए और कुछ दिन बाद काकी ने दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद तो जैसे उनके घर में खुशियां ही बसने लगी थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली फैल गई थी। एक दिन सुना ने काकी से पूछा, काकी, क्या हमारे पास थोड़ी सी भी अपनी जमीन जायदाद नहीं है? तो काकी ने जमींदार की सारी बात सुना को बता दी कि किस तरह से जमींदार ने उसकी सारी जमीन के कागजों पर उससे अंगूठा लगवा लिया और धोखे से उसकी जमीन को हड़प लिया है। सुना पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। शाम को जब मुरली घर आया तो सुना ने मुरली से कहा, तुम जमींदार से अपनी जमीन वापस क्यों नहीं मांगते हो? तो मुरली बोला, सुना, तुम्हें लगता है जमींदार हमारी जमीन वापस देगा? उसने धोखे से अम्मा से अंगूठा लगवा लिया है। सुना ने मुरली को समझाते हुए कहा, तुम कल पंचायत बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन मुरली ने पंचायत बुलाई और जमींदार को पंचायत में खड़ा किया। पंचों के सामने सारी बात रखी। पंचों ने जमींदार से पूछा तो जमींदार ने वो नकली कागज सबके सामने रखते हुए कहा, 10 साल पहले काकी ने मुझे जमीन बेची थी। सारी जमीन मैंने खरीदी है, ये देखो अंगूठा लगा हुआ है। तो सुना ने कहा, भाइयों, मैं सभी से पूछना चाहती हूं कि 10 साल पहले हमारी जमीन का क्या भाव रहा होगा? तो पंच बोले, 4 सोने की मुद्राएं 1 बीघा जमीन की लगती थी उस समय। तो सुना ने कहा, और सेठ जी से पूछिए, इन्होंने हमारी जमीन की कितनी सोने की मुद्राएं दी है? हमारी तो 10 बीघा जमीन थी। अब जमींदार बगले झांकने लगा, क्योंकि जमींदार ने तो बस काकी को 2 ही सोने की मुद्राएं दी थी। अब सुना ने उसी बात को पकड़ लिया। जब हमारी 10 बीघा जमीन थी तो 2 सोने की मुद्राओं में पूरी जमीन के कागजों पर अंगूठा कैसे लगवाया? अब पंचों के सामने जमींदार की गर्दन नीचे हो गई। उसने जमीन वापस करने का पंचों से वादा किया और अपनी जान छुड़ाई। अगले दिन उसने मुरली को बुलाया और सोचा, क्यों ना इसे मैं श्मशान घाट वाली जमीन दे दूं? उसमें वैसे भी एक पीपल का पेड़ खड़ा है। पीपल की छाया की वजह से काफी सारी फसल भी नष्ट हो जाती है और डर की वजह से कोई मजदूर भी उसमें काम करने के लिए नहीं जाता। सो मैं इसी जमीन को मुरली को दे देता हूं। और यही सोचकर उसने मुरली को बुलाकर वो जमीन मुरली को दे दी। मुरली जमीन पाकर बड़ा खुश हुआ और सोचता हुआ अपने घर की तरफ चला गया कि अब मैं अपने खेतों में काम करूंगा। अब तक मैं दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था, हमारी खुशहाल जिंदगी होगी। यही सोचते हुए मुरली अपने घर पहुंच गया और सुना का धन्यवाद किया। सुना, आज ये जमीन तुम्हारी बदौलत ही हमें मिली है, नहीं तो हम तो उम्मीद भी छोड़ चुके थे। अगले दिन मुरली और सुना जमीन देखने के लिए खेत पर गए तो क्या देखते हैं, ये तो श्मशान घाट की जमीन है और खेत के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ खड़ा है और उसकी छाया इतनी अधिक होती है कि काफी सारी फसल तो उसकी छाया से ही नष्ट हो जाएगी। सुना ने मुरली से कहा, ये कैसी जमीन दी है जमींदार ने तुम्हें? जमींदार से अपने ही खेत वापस लेने चाहिए थे, उसने तो कोई और बेकार सी जमीन तुम्हें दे दी है। मुरली ने सुना को समझाते हुए कहा, सुना, मैं हष्ट पुष्ट हूं, नौजवान भी हूं, मैं इसी में मेहनत करके इसी से सोना उगलवा लूंगा। सुना भी चुप हो गई। अगले दिन मुरली खेत में गया और हल चलाने लगा। उस पीपल के पेड़ पर 7 भूत रहते थे। उनको मुरली का खेत में हल चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब तक जो भी किसान उस खेत में हल चलाने आता, भूत उसे डराकर भगा देते थे, इसलिए वो खेत वीरान पड़ा हुआ था। पर मुरली ठहरा एक मस्त जाट। उसे न तो श्मशान घाट से कोई फर्क पड़ रहा था और न ही पीपल के पेड़ से। मुरली ने इतनी मेहनत की कि एक अच्छी खासी फसल तैयार हो गई। भूतों ने जब ये देखा तो रातों रात पूरी फसल नष्ट कर दी। अगले दिन मुरली खेत में पहुंचा तो उसने देखा उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। मुरली अपने हाथ में
हमेशा एक लोहे का डंडा रखता था। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, इस पीपल के पेड़ की वजह से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। ये देखकर मुरली को बड़ा गुस्सा आया। उसने लोहे का डंडा उठाकर दे दनादन उस पीपल के पेड़ पर बरसाना शुरू कर दिया। लोहे के डंडे कमर पर पड़ने की वजह से भूतों की हालत खराब हो गई। उन्होंने सामने आकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और कहा, तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर देंगे, बस तुम हमारी जान बख्श दो। भूतों को सामने देखकर मुरली की भी हालत मन ही मन खराब हो रही थी, पर उसने अपने डर को बाहर नहीं आने दिया। उसने कड़क कर भूतों से कहा, मुझे यहां खेती करनी है, तुम कहीं और चले जाओ। ये खेत अब मेरा है। भूतों ने कहा, भाई तुम यहां खेती मत करो। तुम्हारे घर का खर्चा जो भी राशन पानी है हम समय से पहुंचा दिया करेंगे। मुरली ने कहा, ठीक है, तो जाओ, मेरे घर का राशन खत्म हो रहा है, सारा राशन मेरे घर में रख कर आओ। बेचारे भूत अपनी कमर सहलाते हुए मुरली के घर राशन लेकर पहुंचे। इस तरह भूतों को घर में देखकर सुना और काकी डर के मारे चिल्लाने लगी, तो मुरली ने उन्हें चुप कराते हुए सारी बात बताई। अब सुना, काकी और मुरली बड़े खुश थे। बड़े सुखपूर्वक उनकी जिंदगी बीत रही थी। अब भूत भूखे प्यासे बेचारे हर महीने मुरली के घर समय से राशन पहुंचाने लगे। एक दिन उन भूतों का गुरु अपने साथियों से मिलने के लिए पीपल के पेड़ पर आया तो उसने देखा उसके सारे साथियों की हालत बड़ी खराब हो रही है। भूत बड़े दुबले पतले हो गए हैं। तो उसने भूतों से इसका कारण पूछा। भूतों ने अपने गुरु को सारी कहानी बता दी। भूतों के गुरु ने अपने साथियों को धिक्कारते हुए कहा, भूत हैं, इंसानों को अपना गुलाम बनाते हो। धिक्कार है तुम पर, तुम खुद इंसान की गुलामी कर रहे हो। कौन है वो, मुझे बताओ, मैं निबटता हूं उससे। भूतों ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, वो एक मस्त जाट है। उसके पास लोहे का डंडा है और बड़ा हष्ट-पुष्ट है। एक डंडा पड़ते ही कमर टूट जाती है। तो भूतों के गुरु ने कहा, मैंने अच्छे अच्छों की अकड़ निकाली है, उसे भी मैं ही सबक सिखाऊंगा। बस तुम उसके घर का पता मुझे दे दो। भूतों ने दूर से ही मुरली जाट का घर अपने गुरु को दिखा दिया। घर के पास जाने की भूतों की हिम्मत नहीं हो रही थी, सो दूर से ही घर दिखाकर वापस लौट गए। मुरली ने भूतों द्वारा दिए गए धन से बढ़िया घर बना लिया था, पर उसके घर में एक समस्या थी। कहीं से एक बिल्ली आकर पूरा दूध पी जाती थी। काकी इस बात से बड़ी नाराज होती थी। उन्होंने मुरली से कहा, तू उस बिल्ली को किसी तरह से पकड़ ले, रोज मुझे परेशान करती है, रोज दूध की मलाई खा जाती है। अब मुरली भी परेशान हो चुका था रोज की इस बात से। वह रात को घर के सारे दरवाजे बंद करके सोता, फिर भी बिल्ली पता नहीं कहां से आकर सारा दूध पी जाती। अब मुरली ने घर में यह पता किया कि बिल्ली आती कहां से है, तो उसे पता चला कि एक नाली के रास्ते बिल्ली आकर दूध पी जाती है। अब मुरली ने उस बिल्ली को पकड़ने की योजना बनाई। उस नाली के मुंह पर रस्सी का फंदा लगाकर लटका दिया और लोहे का डंडा लेकर नाली से कुछ दूर हटकर बैठ गया कि आज बिल्ली जैसे ही आएगी इस फंदे में फंस जाएगी और फिर इस लोहे के डंडे से उसकी पिटाई करूंगा। उधर भूतों का गुरु भी घर में घुसने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसे वो नाली दिखाई दी जहां पर मुरली जाट ने फंदा लगा रखा था। भूतों के गुरु ने अंदर जाने के लिए जैसे ही गर्दन नाली के अंदर घुसाई, मुरली ने वैसे ही रस्सी खींचकर फंदा कस दिया। भूतों के गुरु के गले में फंदा कसा और मुरली ने उसको अंदर खींच लिया और लोहे के डंडे से दे दनादन उसकी पिटाई कर दी। भूतों का गुरु हाय मर गया, हाय मर गया चिल्लाता रहा। अब सबने देखा ये बिल्ली नहीं, ये तो कोई भूत है। मुरली ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? भूतों के गुरु की जाट के हाथों से लाठी खाकर हालत खराब हो गई थी। उसने डरते हुए बात को संभालते हुए कहा, हुजूर, मैं भूतों का गुरु हूं। मैं तो बस ये पूछने आया हूं कि जितना राशन हम आपको देते हैं उसमें गुजर-बसर अच्छे से तो हो जाती है ना, या फिर थोड़ी सी राशन की मात्रा और बढ़ाएं?
ये सुनकर मुरली बोला, हाँ ठीक है, थोड़ी मात्रा और बढ़ा दो। इतना कहकर मुरली ने भूत के गले से फंदा निकाल लिया। भूत अपनी जान बचाकर सर पर पैर रखकर वहां से भागा और अपने साथियों के पास जाकर ही सांस ली और अपने साथियों पर गुस्सा होते हुए बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मोटी बुद्धि का जाट भैंस का दूध पीकर हष्टपुष्ट हुआ है। मेरी कमर की उसने बैंड बजा दी। किसी तरह से राशन दुगना करने की बात कहकर अपनी जान बचाकर वहां से आया हूं। यह सुनकर सारे भूतों ने उससे पूछा, तुम क्या कहकर आए हो वहां से? तो भूतों के गुरु ने सारी बात अपने साथियों को बताई। अब तो उनके साथियों को बड़ा गुस्सा आया अपने गुरु पर। उन्होंने कहा, हमारी तो उतने राशन में ही कमर टूट रही थी, अब तुमने हमारी समस्या और बढ़ा दी। अब हमें दुगना राशन उसके घर पहुंचाना पड़ेगा। ये कहकर सारे भूत अपने गुरु को मारने के लिए दौड़े। गुरु सर पर पैर रखकर ऐसे भागा कि फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब सारे भूतों को दुगना राशन मुरली के घर पहुंचाना पड़ता था। इस तरह से मुरली, सुना और काकी की जिंदगी बड़े सुखपूर्वक बीतने लगी।